बच्चों, आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। आई नो यू आर लिटिल बिट स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। आई नो पेपर थोड़ा सा टफ था, बट एक्चुअली इट वाज नॉट टफ। एनटीए ने अपना लेवल मेंटेन किया है। काफी इयर्स के बाद एक बेसिकली अच्छा पेपर एनटीए ने हमें दिया। जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा, जिसने बहुत डीपली कंसेप्ट्स को समझा होगा, मैं सिर्फ ये बायो या जूलॉजी के लिए नहीं बोल रही बच्चे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, डीपली नॉलेज होगी, सिर्फ फॉर्मूलाज को नहीं पढ़ के आप लोगों ने प्रॉपर कंसेप्ट पे ध्यान दिया होगा, तो आई नो आप लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो हाँ, बहुत सारे मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग भी थे, बट अकॉर्डिंग टू मी पेपर बहुत मॉडरेट था जूलॉजी का, है ना। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के साथ साथ अपने टीचर के नोट्स को पढ़ा होगा ना, बच्चों का कॉमन हो गया था, क्लास में जाते थे हम लोग भी तो बच्चे बोलते थे कि मैम सिर्फ एनसीईआरटी करा दो, एनसीईआरटी करा दो। तो शायद तुम्हें रियलाइज हो गया होगा, एनटीए ने शो भी किया कि भाई डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है कंसेप्ट्स की, काफी ज्यादा। तो ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं हम। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो जूलॉजी का आया था वो हमारे पास आया था बायोटेक से, है ना। बहुत बार आपको बताया गया था क्लासेस में भी कि प्लाज्मिड्स के ऊपर क्वेश्चंस कर लेना, उसी के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन आया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड, in the above represented plasmid an alien piece, what do you mean by alien piece बच्चे? foreign DNA, है ना, alien piece of DNA is foreign DNA। ठीक है, एक फॉरेन डीएनए को क्या किया, इस इको R1 साइट पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए को क्या किया, इंसर्ट किया। अब यहीं पे आपकी एक और साइट थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो आपने एक प्लाज्मिड में पढ़ी थी पीयूसी 8 में, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट कर दिया गया। अब होगा क्या, हमने बात की थी दो चीजों की कि मैम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट है, मतलब ब्लैक जेड जीन का सबस्ट्रेट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एक हमारा जीन था जो किस पे काम करता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे काम करता था बेटे। ठीक है, तो जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे काम करता था तो मैम हम दो बात करते थे, एक हमने क्या किया, इंसर्ट करा दिया साइट पे, और एक नो इंसर्ट, कोई भी इंसर्ट उस साइट पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हुई ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं है। अगर कोई इंसर्ट प्रेजेंट होगा तो कॉलोनीज कैसी आएंगी, व्हाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी। अगर कोई भी इंसर्ट नहीं होगा तो कैसी कॉलोनीज आएंगी मैम, ब्लू कलर की कॉलोनीज आएंगी। और इसी को हमने कहा था ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या कराया है, इंसर्ट कराया है। तो देखो बच्चे क्या ऑप्शन जाएगा, विल द व्हाइट कलर कॉलोनीज बी सिलेक्टेड, एग्जैक्टली, क्योंकि आप ऑलरेडी इंसर्ट करा चुके हैं। क्लियर है, इजी था, अगर तुमने डीपली इस कंसेप्ट को पढ़ा होगा बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कोल्ड, ठीक है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को हम क्या कहेंगे। देखो बच्चे, जब हम बात करते थे एंजाइम्स की, हम बोलते थे कि कुछ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कोफैक्टर्स प्रेजेंट है, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप है और कुछ एपोएंजाइम, ठीक है। हमने पढ़ा कि एंजाइम दो पोर्शन से बना है, कितने पोर्शन से बना है, दो पोर्शन से मैम, एपोएंजाइम और कोएंजाइम। एपोएंजाइम का ही बच्चे दूसरा नाम क्या था, होलो एंजाइम। एपोएंजाइम का ही दूसरा नाम था बच्चे होलो एंजाइम, ठीक है मैम। अगर मैं कोएंजाइम की बात करूं तो ये दो फर्दर डिवीजन से बना हुआ था, कौन कौन सा मैम, एक तो कोफैक्टर्स और एक हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, ये दो फैक्टर थे। और ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा था मैम, प्रोटीनेशियस पोर्शन, कैसा था, प्रोटीनेशियस।
और अगर मैं बात करूं कोएंजाइम की, तो ये कैसा पोर्शन था मैम? नॉन प्रोटीन पोर्शन। तो बहुत इजीली क्लियर है आपको कि आंसर क्या गया? आंसर गया मैम एपो एंजाइम। बहुत इजी था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था ना बायोमोलिक्यूल से तुम्हारा। ठीक है, आओ। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स रेफर टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन। ठीक है, हमने कहा नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था? जब हम कैंसर पढ़ रहे थे हमने बात की नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा मैम? सेल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे जल्दी जल्दी, और एक जगह पे ना रह के दूसरी जगह पे क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। इसी को हम कौन सा ट्यूमर बोल रहे थे मैम? मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा? मैलिग्नेंट, जो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, है ना? कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। क्लियर है? अब इस नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या क्या कंसेप्ट था? रैपिड ग्रोथ हुई सेल्स की, ठीक है, प्रोलिफरेशन हुई थी हमारे पास, एंड द अदर बीइंग दे वर नॉट कन्फाइंड टू पोजीशन। वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने क्या शुरू किया था? एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या की? मूवमेंट। तो आए बैक टू द क्वेश्चन, हम देखते हैं हमारा कौन कौन सा पॉइंट ठीक है। देखो बच्चा, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, रैपिड ग्रोथ होगी, इन्वेजन एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू। क्या ये लोकेशन पे कन्फाइन रहेंगे क्या? नहीं, ये तो किसका था? बेनाइन ट्यूमर। ठीक है ना? तो हमारा ए, बी एंड सी क्या है? करेक्ट है। अब देखो, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन था, दैट इज फोर्थ। क्लियर? क्लियर? मूविंग ऑन। इजी था ना मल्टी स्टेटमेंट भी। द फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड, ये तो आपको बहुत इजीली क्लियर है मैम। द फर्स्ट मेंसुरेशन इज टर्म्ड टू बी एज मीनार्च। ठीक है, मीनोपॉज क्या था? चलो अगर हम मीनोपॉज की भी बात करें, मीनोपॉज क्या था? मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीज हो जाना। अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 इयर्स की विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है बच्चे? स्टॉप हो जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे थे? मीनोपॉज बोल रहे थे। और किसी ऑप्शन में तो तुम्हें डाउट होना भी नहीं चाहिए था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin, है ना? अगर हम ह्यूमन इंसुलिन की बात करें बच्चे, ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर किया था किसने? किसने प्रिपेयर किया था? एली लिली ने हमें दे दिया, ठीक है, कि एली लिली ने प्रिपेयर किया था। कौन से ईयर में प्रिपेयर किया? 1923। इसने क्या किया था? एक प्रॉब्लम थी मैच्योर इंसुलिन के साथ। हुआ क्या था कि ए, बी और सी तीन चेन होती थी, लेकिन सी चेन जो थी वो मैच्योर इंसुलिन में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, ओनली ए और बी चेन प्रेजेंट होती है। तो एली लिली ने क्या किया? ए और बी चेन को क्या कराया बच्चे? सिंथेसाइज कराया, और इसे कौन से ऑर्गेनिज्म में फर्दर ग्रो कराया था? ई कोलाई। किस में कराया था बच्चे? ई कोलाई। एंड यू नो ई कोलाई वाज अ बैक्टीरिया। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। तो देखो, वाज इट वायरस? नहीं। वाज इट फाज? दैट इज बैक्टीरियोफाज। देन इट विल बी बैक्टीरियम। एंड व्हिच बैक्टीरियम? ई कोलाई। आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट, ठीक है, assertion रीजन का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion। ठीक है, assertion रीजन है, तुम्हें पता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई थी assertion रीजन की। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, हमने बात की कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा क्या था? जिसमें क्या प्रेजेंट थी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। ठीक है, अब हुआ क्या? कुछ कॉर्डेट्स डिवीजन हुई और हमने क्या कहा? वर्टिब्रेटा। क्या कहा? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा किसे कहा? जिसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो थी, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट थी, लेकिन एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुई बच्चों किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। पढ़ाया था
नोटोकॉर्ड वाज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, है ना। अब देखो क्या सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हैं? क्या सभी कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम है? नहीं है। क्या सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं? बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट इज बिल्कुल ठीक है। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, अभी बताया था। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। हमने देखा था कि कॉन्ड्रिक्टिस एक फिशेस थी जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस बनी थी और जो ऑस्टिक्टिस थी उसमें कैसी बनी थी? बोनी। तो बिल्कुल ठीक बात है और असर्शन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कोई डाउट? ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। ये तो बहुत इजी है। देखो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है भाई? ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा तुम्हारे बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था मैम? एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्या होता है? एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। जैसे कि तुम्हारा था एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इस तरह के कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। फिर हमने कहा कि मैम जब नाइट्रोजन बेस के साथ एक शुगर जुड़ जाए ना, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि अगर एडेनिन में एक शुगर जुड़ी, ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर जुड़ी, हमने कहा एडिनोसाइन। क्या कहा? एडिनोसाइन। क्लियर? क्लियर। अब हुआ क्या मैम? ये नाइट्रोजनस बेस था, ये शुगर थी और एक और ग्रुप जुड़ गया हमारे पास, फॉस्फेट। कौन सा ग्रुप जुड़ा? फॉस्फेट। अब हमने इसे क्या कहा? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा? न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं यहाँ पे एडेनिन बेस ले लूं तो तुम क्या कहोगे उस न्यूक्लियोटाइड को? मैम एडिनाइलिक एसिड। क्या कहोगे? एडिनाइलिक एसिड। क्लियर है? क्लियर है। देखो अब तीन तो तुम्हारे यहीं से निकल आए। एडिनोसाइन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। एडिनाइलिक एसिड क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है। बचा मैम एलेनिन। ऑब्वियसली तुम यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते थे कि वो क्या है? अमीनो एसिड है। फिर भी तुम्हें पता था कि मैम COOH NH3 एक H ग्रुप लगा होगा और R ग्रुप एलेनिन में क्या होता है? OH। तो ये हमारे पास क्या था? एक अमाइनो एसिड था। क्लियर है? तो देखो A का क्या गया? थर्ड, B का 2, A का थर्ड, B का 2, C का 1 एंड D का 4। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन गया फर्स्ट। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू लिंक। तुम्हें पता है भाई रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल मतलब किडनी, बहुत क्लियर कराया गया था। ठीक है, और लोअर बॉडी के बीच जो सिस्टम होता था फ्रॉग का, उसे हम बोलते थे मैम रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ से भी क्या निकली? कैपिलरीज, और इसकी लोअर बॉडीज तक गई। एक ऐसा सिस्टम जो कैपिलरीज से स्टार्ट होके कैपिलरीज में ही एंड हुआ बच्चे, हमने उसे बोला था पोर्टल सिस्टम। और किडनी और लोअर बॉडी के बीच का पोर्टल सिस्टम इज रेनल पोर्टल सिस्टम। तो क्या था इसमें? तो कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? मैम ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बाहर था। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है पीसीआर के बाद, व्हेन यू रन 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर, जब आप कितनी साइकिल्स रन कर लेते हैं? 30 साइकिल, तो कितनी कॉपीज डीएनए की बनती है? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म। और यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइकिल्स। जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ऑप्शन क्या गया तुम्हारा? फोर्थ। क्लियर? ठीक है, फर्दर फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है हमें। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर स्टेटमेंट्स है, इजी है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स।
बिल्कुल सही बात है। 12 हफ्तों के बाद एक माँ के अंदर पूरे ऑर्गन्स बच्चे के डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर मैं कहूँ एक्सटर्नल जेनिटिलिया, उसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है 12 हफ्तों के बाद। 12 हफ्ते इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना, एक ट्राइमेस्टर 12 हफ्तों का, मतलब 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर काउंट होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स, नहीं 12 हफ्तों के बाद बने ना। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, बिल्कुल सही बात है, 1 महीने के बाद ही बच्चे का दिल बनना शुरू हो जाता है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ये भी बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइंस है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ, 5वें महीने में हेयर्स की ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती थी। और ये 5वें महीने में हम क्या बोलते थे कि द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस इज ऑल्सो सीन इन 5th मंथ। तो पहली जो मूवमेंट पेरेंट्स को फील होती है बच्चे की, वो कौन से मंथ में होती थी? 5th मंथ में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है एंड ई भी ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही गया बच्चे? सेकेंड, ठीक है। आओ, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर व्हिच इज यूज्ड एज अ फॉर्म बेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बी का नाम लिखूं तो बी क्या है? मोटर है। सी क्या है? फॉर्म ब्रेकर, ये तो डायग्राम है एनसीईआरटी का डायरेक्ट जो आया है। ए क्या है? इम्पेलर। एंड व्हाट इज डी? स्टेराइल एयर का आउटलेट। क्या है? स्टेराइल एयर जहां से बाहर आएगी उसका आउटलेट। तो देखो तुमसे पूछा है फॉर्म बेकर, फॉर्म बेकर कौन सा था? सी। तो आंसर गया 2, ये किसी बच्चे ने शायद ये टिक किया होगा, ठीक है। तो आंसर गया तुम्हारा सी। नेक्स्ट, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। एक एक स्टेटमेंट उठाते हैं। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। क्या फ्रॉग बक्कल कैविटी से रेस्पायर करता है क्या पानी में? कभी सुना क्या? पढ़ाया था ना? नहीं। मैं वो सिर्फ किससे रेस्पायर कर रहा था? स्किन से। और इसी को हम क्या बोल रहे थे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बिल्कुल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बक्कल कैविटी, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड लंग्स, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, करेक्ट आंसर बताएं। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। बिल्कुल ऑप्शन यही चला गया, जो हमारी स्टेटमेंट है वो पानी के लिए बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि पानी में सिर्फ और सिर्फ कहां से रेस्पिरेशन हुई? स्किन से। कहां से हुई? स्किन से। तो ऑप्शन क्या गया? 1। ऑप्शन क्या गया? 1, ठीक है। मूविंग ऑन, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स, ठीक है। एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स की बात करते हैं। हमारे पास जब हम एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने हॉर्मोन्स रिलीज होंगे? 2, है ना। अब वो 2 हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते थे बच्चे? एक था मैम एड्रीनलिन और एक था नोरेड्रेनालिन। दोनों काम कब कर रहे थे? या तो तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें लड़ना है किसी से, इन कंडीशंस में, और इसीलिए हम इन्हें बोलते थे 3F हार्मोन, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? इट कोज प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन। क्या डर लगने पे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है क्या? नहीं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। पड़े जरा तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता, आंखें क्या रह जाएंगी? बिल्कुल फटी की हो क्या गया है ना। तो क्या होगा? प्यूपिल की क्या होगी? डायलेशन। क्या होगी भाई? डायलेशन। तो ये तो हुआ मैम गलत। इट इज अ हाइपरग्लिसमिक हार्मोन। बिल्कुल ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। तो ये क्या है? हाइपरग्लिसमिक। डू इट कॉज पाइलो इरेक्शन?
बाल खड़े हो जाते हैं डर लगने पे, बिल्कुल। इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, बिल्कुल हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाती है, बहुत तेज तेज तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा, है ना, धड़क धड़क। आओ आगे, कौन सा जाएगा इसका, बी सी डी, तो इसका ऑप्शन गया तुम्हारा फोर्थ, दैट इज बी सी एंड डी वाज करेक्ट। क्लियर। मूविंग ऑन, which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? हमने बात की थी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस हॉर्मोन्स को खुद से नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस ने इसे बना के दिए हैं, जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस ने इसे बना के दिए हैं, ये उसे क्या कराएगा, सिक्रीट कराएगा। क्या कराएगा, सिक्रीट कराएगा। तो हाइपोथैलेमस ने कराई मैम सिंथेसाइज और इसने कराए मैम सिक्रीट। अब वो दो कौन कौन से हॉर्मोन्स थे, वो दो हॉर्मोन्स थे, एक था ऑक्सीटोसिन और एक था वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम था एडीएच, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो बॉडी के अंदर पानी को क्या करता है, रोक के रखता है, उसे निकलने नहीं देता। तो आंसर क्या गया, फोर्थ, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज आल्सो रिलीज्ड बाय एड्रेनल पिट्यूटरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो रिलीज्ड बाय बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड आल्सो synthesized by. Next, match list 1 with list 2. ठीक है, देखो ना, पता लग रहा है कि स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं स्पर्म के स्ट्रक्चर में, तो हेड के पास क्या होता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, स्पर्म के पास एक्रोसोम होता है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो जोना पेलुसिडा को क्या कर रहे थे, डिसइंटीग्रेट कर रहे थे, ताकि क्या हो रहा था, याद है ना, पूरा एक प्रोसेस होता है, जोना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट होती है जब स्पर्म एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो एक्रोसोम के पास कुछ एंजाइम थे। मिडल पीस ऑफ स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्पर्म के पास जो टेल प्रेजेंट है, वो स्पर्म को किस चीज में हेल्प करती है, मूवमेंट में, जो फीमेल एग के पास या फीमेल गैमेट के पास प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए फीमेल गैमेट कैसा था बच्चे, नॉन मोटाइल था, मेल गैमेट कैसा था, मोटाइल था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का ए का तुम्हारा फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 1 एंड डी का 2, तो ऑप्शन गया थर्ड। क्लियर, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अरे हार्मोन्स, आओ फटाफट से। हार्मोन, हार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर। किडनी एरिथ्रोपोएटिन, जो किस में हेल्प करता था, आरबीसी प्रोडक्शन में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, भाई सिक्रेटिन, याद है, जो तुम्हारा गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास दोनों पे काम करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स मैम, एल्डोस्टेरोन, ये क्या है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, याद आया, जो रास सिस्टम में हेल्प करता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम में। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है मैम, सेकंड ऑप्शन। आओ, रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज। इकाइनोडर्म्स में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि वाटर कैनाल सिस्टम, सॉरी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरस में प्रेजेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स में क्या करता है, एक तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, एक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और एक क्या करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। 3 फंक्शन थे मैम, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। रेस्पिरेशन करेगा क्या, लोकोमोशन करेगा, बिल्कुल करेगा। एक्सक्रीशन करेगा, नहीं करेगा। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या डाइजेशन करेगा, नहीं करेगा। क्या डाइजेशन और एक्सक्रीशन करेगा, मैम नहीं करेगा। तो आंसर क्या गया, ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, ये बॉटनी का क्वेश्चन है, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार सिर्फ जूलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। आओ, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड। अगर मैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है।
देखो, क्या मदर को कोई फर्टिलिटी रिस्क है? क्या मदर के कोई डेथ के चांसेस है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं? बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव है। क्या ये जरूरी है क्या कि हस्बैंड और वाइफ ही डोनर होने चाहिए? क्या हम किसी और मेल का स्पर्म नहीं ले सकते क्या? या हम किसी और फीमेल का एग नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। यही तो आईवीएफ है कि हम ले सकते हैं। क्या लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेन्स है? बिल्कुल। जब से आईवीएफ आया है, अनाथ जो बच्चे थे उनकी एडॉप्शन क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि आईवीएफ एक ऐसा तरीका है, अगर किसी के पास पैसा है तो वो आईवीएफ के थ्रू जाना चाहेगा। इज इट नॉट अवेलेबल इन इंडिया? ये इंडिया में बहुत इजीली अब तो अवेलेबल हो गया। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये बिल्कुल ठीक बात है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा अर्ली एम्ब्रियो होता है, हमने आईवीएफ से बनाया, लेबोरेटरी में बनाया, जब हम मदर के अंदर डालते हैं या बाहर भी, वो क्या नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता। तो दिस इज द ड्रॉबैक। देन बी, डी एंड एफ ऑप्शन क्या गया बच्चे? थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। फिर से मल्टी स्टेटमेंट। तुम इसीलिए डरे हुए हो ना कि मल्टी स्टेटमेंट्स आ गई मैम पेपर में। आओ, तो क्या है? द रिडक्शन डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। इसने कहा कि फीमेल के अंदर मियोसिस जल्दी होगी गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, मेल के अंदर लेट होगी। सही है ना यार? हमारे अंदर तो मियोसिस फीटल स्टेज में ही हो गई, फीटल स्टेज में ही मियोसिस होना शुरू हो गया, लेकिन मेल में मियोसिस कब होना शुरू होता है? आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, जब स्पर्म्स बनने लगेंगे। हमारे अंदर तो फीटल स्टेज में ही ओगोनिया बनने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। द गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, ये भी सही है। देखो, हमारे अंदर जो मियोसिस 1 हुई वो कहाँ हुई भाई? फीटल स्टेज में। फीटल स्टेज में जब हम फीटस थे। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट हुई? जब स्पर्म ने आके एग को क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया। तो देख लो कितना गैप है। ठीक है, फीमेल के अंदर गैप बहुत ज्यादा है, मेल के अंदर नहीं होता इतना गैप। उनके अंदर तो बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, मियोसिस हो जाती है। 2 मियोसिस होती है, दोनों एक के बाद एक होगी। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte में पोलर बॉडी बनती है क्या? नहीं, प्राइमरी oocyte के बन जाने के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तुम इस स्टेटमेंट को बस इसी कारण से गलत करके आए होंगे। क्या ल्यूटिनाइजिंग सर्च लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम? क्या एलएच सर्च एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन कराएगा? नहीं मैम, एलएच सर्च का काम था ओवम का रप्चर कराना, है ना, ओवम का रप्चर कराना। तो करेक्ट क्या गया मैम? ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट, आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या हुआ बच्चे? देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होगी? मैच्योरेशन। कौन कौन से सेल्स की मैम? बी सेल्स की और टी सेल्स की। ठीक है, देन दे माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन। क्यों माइग्रेट करते हैं? ताकि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके। कौन से ऑर्गन्स में? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। क्या थाइमस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है? नहीं, इट इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसके अंदर तुम्हारे टी सेल्स बने। क्या बोन मैरो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है? नहीं मैम, इट इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे बी सेल्स बने। स्प्लीन है? बिल्कुल है। लिम्फ नोड्स है? बिल्कुल है। पेयर्स पैचेस है? बिल्कुल है। ठीक है, तो सी, डी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज नॉन स्पेसिफिक टाइम? बच्चे, जब हमने इम्यूनिटी की बात की, हमने कहा हमारे पास एक इनेट इम्यूनिटी होगी, है ना, और एक हमारे पास होगी एक्वायर्ड। कौन कौन सी मैम? एक तो इनेट और एक एक्वायर्ड। देखो बच्चे, एक्वायर्ड कोई भी चीज वो है जो हम अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं, किसी और से लेते हैं। ठीक है, इनेट इज जो हमारे अंदर बर्थ से प्रेजेंट होती है। तो बर्थ से जो प्रेजेंट होगी वो तो बिल्कुल भी स्पेसिफिक है ही नहीं ना चीजें। तुम्हें थोड़ी पता है कि कोरोना आने वाला है, तो कोरोना के अगेंस्ट भगवान ने पहले से थोड़ी तुम्हारी बॉडी के अंदर वैक्सीन डाल के भेजी थी या कुछ एंटीबॉडीज डाल के भेजी थी, ऐसा नहीं था ना।
तो जो बर्थ से प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, इनेट इम्यूनिटी। और ये कैसी होगी, नॉन स्पेसिफिक। कैसी होगी, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन जैसे जैसे कोविड आया था तुम्हारे अंदर कुछ डोज डाली गई थी जिसके अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट क्या दी थी, एंटीबॉडीज। तो वो स्पेसिफिक थी कि वो सिर्फ किससे लड़ेंगी, वो कोरोना से लड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सार्स अगर तुम्हारे अंदर आ गया या कोई और वायरस आ गया तो वो उससे भी लड़ेगी, नहीं। तो एक्वायर्ड वाली कैसी होगी, स्पेसिफिक। इनेट वाली कैसी होगी, नॉन स्पेसिफिक। और आपसे पूछा है नॉन स्पेसिफिक और जो बर्थ से ही प्रेजेंट होगी, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट, which one of the following enzyme contain heme as the prosthetic group? बच्चे एनसीईआरटी की लाइन है कि कौन से एंजाइम के पास हीम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप में, कैटालेज के पास। किसके पास, कैटालेज। इसमें तो कोई डाउट वाला सीन ही नहीं था। आगे, what is the name of blood vessel that carry deoxygenated blood from body टू हार्ट इन अ फ्रॉग? बच्चे हमारे अंदर पूरी बॉडी से हार्ट में कौन सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी वेसल्स लेके आती है मैम, इंफीरियर वेना कावा नीचे की बॉडी से, सुपीरियर वेना कावा ऊपर की बॉडी से, है ना। अब देखो, पल्मोनरी वेन द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। मैम वीना कावा का ही तो काम था कि ये क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ला रही थी, हार्ट में। कहाँ से, बॉडी से। ऑर्टा का काम क्या होता है मैम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना हार्ट से बॉडी में। आर्टरी का काम क्या है मैम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, कहाँ से, बॉडी से। ठीक है, तो आंसर क्या गया, सॉरी क्या काम है इसका, हार्ट से कैरी करना। तो इसका आंसर क्या गया, वेना कावा। क्लियर। नेक्स्ट, द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड। ये वही क्वेश्चन है लैग जेड जीन वाला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला। देख लो एनटीए ने एक ही कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन डाले। अगर तुम्हें वो कंसेप्ट क्लियर था तो 8 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। आओ, द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड। ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स को डिस्कवर किया। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव अ डीएनए इंसर्ट। था क्या, था क्या, बता के आई थी भाई। ये तो कैसी थी, नॉन इंसर्ट कॉलोनीज थी जिनके अंदर इंसर्ट नहीं था, तो कैंसल। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। बिल्कुल सही बात है, जिनके अंदर ब्लू कलर नहीं आया, कैसा कलर दिया इन्होंने, व्हाइट कलर दिया। यही तो थी ना वो वाली कॉलोनीज जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर गया सेकंड। चलो, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNA इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ। देखो, तुम्हें एक चीज बताई गई थी कि RNA इंटरफेरेंस एक साइलेंसिंग मेथड है, एक डिफेंस मेथड है, किनके अंदर, सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो सभी के सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेलुलर डिफेंस का मेथड था बच्चे, RNAi। तो ये क्या बनाता है, mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री, mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री एक और स्ट्रैंड बना देगा, एक और स्ट्रैंड बना देगा RNA का। तो हमने क्या कहा, कैसा RNA बना मैम, डबल स्ट्रैंडेड RNA की फॉर्मेशन हुई। तो आंसर क्या गया, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। नेक्स्ट, While trying to find out, ये क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी था, अच्छा लगा सॉल्व करते हुए भी, है ना। तुम्हें तो मौत आई होगी खैर सॉल्व करते हुए। While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology. रिसर्चर ने क्या की, हिस्टोलॉजी। What is histology? हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। एंड ऑब्जर्व अ कैविटी विद प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म टुवर्ड्स बॉडी वॉल। देखो, मेसोडर्म प्रेजेंट थी बॉडी वॉल की तरफ, लेकिन एब्सेंट थी एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। क्लियर है, मतलब बच्चे, मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट थी मैम पाउचेस की फॉर्म में। मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट थी, पाउचेस की फॉर्म में। और ऐसी कैविटी को हम बोलते थे मैम स्यूडोसिलोम, फॉल्स सिलोम, जो किसकी तरफ प्रेजेंट है, बॉडी वॉल की तरफ तो प्रेजेंट है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल की तरफ एब्सेंट है। और एग्जाम्पल क्या था, बताई दो, चलो लगे हाथ। एग्जाम्पल था एस्कैरिस। तो आंसर हमारा गया फोर्थ।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। यार कितना इजी है, कितना मेंढक तो तुम्हें कितने अच्छे से पढ़ाया था ना कि फोर लिम्ब में कितने डिजिट थे, 4 थे, हाइंड लिम्ब में थे मैम 5, और फर्स्ट के पास क्या था, फोर लिम्ब के कॉपुलेटरी पैड था, जिससे वो अपनी बंदी को मतलब फीमेल फ्रॉग को क्या करके रखता था, होल्ड करके रखता था। तो आंसर गया फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following enzyme are not essential for gene cloning? भाई जीन कॉलोनिंग मतलब एक डिजायर्ड डीएनए को हमने क्या किया, निकाल लिया, उसे किसी वेक्टर के अंदर डाल दिया और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली। ठीक है, हमने किया मैम, हमने एक डिजायर्ड डीएनए को निकाल दिया, उसको फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया और ये देखो कट मार दिया इसके ऊपर हमने, और ये कट कौन मारेगा मैम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मारेंगे इसके ऊपर कट। ठीक है मैम, अब हमने क्या किया, इसे एक वेक्टर में ना इंसर्ट कर दिया, इसे ना एक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया, तो उस वेक्टर को भी किसने काट दिया मैम, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया। ठीक है, अब उस वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए ना मैम हमें एक और एंजाइम चाहिए था इस डीएनए को, ये किसने जोड़ा मैम, लाइगेज ने जोड़ा। किसने जोड़ दिया, लाइगेज ने जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें बनानी थी इसकी कॉपीज, क्या बनानी थी, कॉपीज, तो हमने यूज किया पीसीआर। क्या यूज किया, पीसीआर, और पीसीआर में एक एंजाइम यूज हुआ डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज टैक पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा, टैक पॉलीमरेज। तो देखो कौन कौन से एंजाइम की जरूरत थी मैम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेज और पॉलीमरेज। तो यहाँ पे हम देखें मैम, लाइगेज म्यूटेज तो ट्रांसफर करते हैं ग्रुप को, रिकॉम्बिनेज रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो हमारा आंसर गया ए, बी एंड, एक मिनट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। इन्होंने पूछा कौन सा नहीं चाहिए, तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और कौन से नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। तो आंसर विल बी C and D. Next, which of the following diagram is correct with regard to PCT and DCT? बच्चे कुछ भी नहीं है, NCERT का डायग्राम उठा के डाला था, पर वही है ना, तुमने वो भी अच्छे से नहीं करी होगी। आओ देखो, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या NaCl सिक्रीशन में जाएगा क्या, नो मैम, इट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन DCT, तो ये गलत हुआ। क्या H2O सिक्रीट होगा क्या, नहीं मैम, इट इज रीएब्सॉर्ब्ड। क्या H2O सिक्रीट होगा क्या, नहीं मैम, इट इज रीएब्सॉर्ब। क्या H पॉजिटिव सिक्रीट होगा, बिल्कुल होगा। क्या NH3 सिक्रीट होगा, बिल्कुल होगा। क्या K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, तो फोर्थ इज करेक्ट। तो आंसर गया हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अच्छा ये ना एंटीबॉडी पे क्वेश्चन है, आओ हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आओ हम करेंगे भाई एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। मैम हमने बात की थी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर किस शेप का होता है, वाई शेप। किस शेप का है, वाई शेप। अभी बहुत रफ सा बना रही हूँ क्योंकि सॉल्व भी करा रही हूँ तुम्हारा पेपर, ऐसा कुछ नोट्स नहीं बनवा रही हूँ। तो ये है मैम हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, दिस इज एन टर्मिनल एंड दिस इज बच्चे सी टर्मिनल। ठीक है, दे आर लाइट चेन्स, इन्हें हमने कहा लाइट चेन्स और इन्हें हमने कहा मैम हैवी चेन्स। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है और यहाँ पे भी तुम्हारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, 2 सल्फर वाले। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन अटैच होगा मैम, एंटीजन। ये हमारा है वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन, ये कांस्टेंट रीजन, ये कांस्टेंट रीजन। ये था मैम वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन, ये था वेरिएबल, ये था कांस्टेंट, ये था वेरिएबल, ये था कांस्टेंट। ठीक है, आओ एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन। भाई पहला ही गलत हो गया, अभी तुम्हें बताया एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट एट एन टर्मिनल, सी टर्मिनल पे है ही नहीं, एन टर्मिनल पे है। अच्छा अगला भी पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस। बिल्कुल सही बात है, देखो कांस्टेंट रीजन कहाँ है, सी टर्मिनस की साइड। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन, 2 लाइट चेन,
दो हैवी चेन, सही बात है। द हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कोई भी दिक्कत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में अगर तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है। ट्विन्स आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। देखो क्या पैदा हुए, ट्विनी पैदा हुए तुम्हारे पड़ोस में। द ट्विन आर अ बॉय एंड अ गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब उसमें से एक ट्विनी लड़का था, एक ट्विनी लड़की थी, ठीक है। आओ, तो क्या वो इन विट्रो से हुए? भाई इन विट्रो से ये जरूरी थोड़ी है, वो तो इन विवो भी हो सकते हैं, ठीक है। आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं। दे हैव 75% आइडेंटिकल कंटेंट जेनेटिक। मेरे को एक बात बताओ, एक गर्ल है और एक बॉय है, इसका मतलब वो मोनोजाइगोटिक तो नहीं है, वो मोनोजाइगोटिक तो नहीं है मैम, बिल्कुल भी नहीं है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या थे मैम? जो एक ही एग से ना, एक ही एग फर्टिलाइज हुआ, दोनों उसी से बने। और मोनोजाइगोटिक की एक कंडीशन होती है कि या तो दोनों बेबी बॉय होंगे या दोनों बच्चे बेबी गर्ल होंगे। तो मैम मोनोजाइगोटिक तो वो नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। कैसे हैं? फ्रेटर्नल मतलब दो अलग अलग एग्स को दो अलग अलग स्पर्म ने आके क्या किया? फर्टिलाइज किया। ये बिल्कुल किस तरह एक्ट करेंगे? एक भाई बहन की तरह। भाई बहन में ना कभी भी 75% डीएनए कंटेंट सेम नहीं होता, सिर्फ 50% जेनेटिक सिमिलैरिटी मिल सकती है, 75% कभी भी नहीं मिलेगी। तो 75% कभी भी नहीं मिलेगी, मोनोजाइगोटिक नहीं होंगे। कैसे हो सकते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे, मतलब दो अलग अलग एग्स को दो अलग अलग स्पर्म ने आके क्या कर दिया? फर्टिलाइज। चले आगे। Why can't इंसुलिन बी गिवन ऑरली टू डायबिटिक पेशेंट? भाई चिक चिक के बताया था कि इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है मैम? प्रोटीनेशियस हार्मोन है। और प्रोटीनेशियस हार्मोन क्या होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ एंजाइम्स इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? एमिनो एसिड में। तो देखो बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन नहीं भाई दे सकते हैं इसमें तो, बाय नहीं, इसका क्या जाएगा कि ये डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ पे? जीआई ट्रैक में। क्लियर? ठीक है। नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या किया रिएक्शन में? एस के साथ जी अटैच था। जी क्या है? एक हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो हुआ क्या, ये इधर आ गया और ये अकेला निकल गया। ये तो बेसिक सी बात है, कौन करेगा? ट्रांसफर हो रहा है ना ग्रुप का, ट्रांसफर हो रहा है, ये तो नाम से ही पता है, कौन कराएंगे? ट्रांसफेरेजेस। लाइगेज का काम क्या होता है मैम? दो चीजों को जोड़ना। हाइड्रोलेज का काम क्या होता है? पानी की प्रेजेंस में तोड़ना। लाइएज क्या होता है? बिना पानी की प्रेजेंस के तोड़ना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है भाई, आया। अब चलो बना ही लेते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ये है हमारे वेल्स। क्या है? वेल्स, जिनके अंदर हम क्या करते हैं? डीएनए को फिल करते हैं। ये होती है हमारी कैथोड साइड मैम, जहाँ पे वेल्स होते हैं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। ये होता है मैम हमारा एनोड साइड। ठीक है, हम इनमें क्या भरते हैं? हम इनमें भरते हैं मैम डीएनए। क्या भरते हैं? डीएनए। ये है हमारा डीएनए, ठीक है। तो इन्होंने कहा स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड व्हाइल लार्जर आर फाउंड नियर। बिल्कुल ठीक बात है। देखो एनोड पे सबसे तेज वाली भागेगी, एनोड पे सबसे छोटी फ्रेगमेंट्स भागेंगी। तो ये है एनोड, बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई यहाँ से तुमने इतनी अच्छी फ्रेगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कराया, क्या उसे तुम जीन क्लोनिंग में हेल्प नहीं करा सकते? करा सकते हो ना। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को ही तो एक्सट्रैक्ट कराया था। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आंसर गया मैम थर्ड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यार एम्फाइसीमा क्या था? जब एल्वोलाई की वॉल्स क्या हुई? डैमेज हुई। और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया? डिक्रीज। एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट में एक्यूट पेन होना, ये तो बिल्कुल इजी था। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस बताया था। नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इज तुम्हारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और टेटनी,
जब मसल्स क्या हो, रैपिडली स्पैज्म हो जाए। तो देखो ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय, भाई कार्डियक एक्टिविटी किससे, नोडल टिश्यू, ऐसे नोड करता था ना मैम, बिल्कुल करता था। स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में, बिल्कुल, कुछ नर्व्स के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स कराया था, अभी अभी बता के आई हूँ मैम, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, बिल्कुल ये भी करेगा। क्या कॉर्टिकल हार्मोन्स करेंगे क्या ये, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नहीं। आंसर क्या गया, ए, बी एंड सी। ठीक है, ठीक है, इतने क्वेश्चन तुम्हारे zoology के आए थे, पेपर सॉल्व करना इजी था, इट वाज नॉट एज टफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चों।